हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकंड। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट किया था हमारे पास, जिसमें हमने उसके जो भी ऑपरेशन थे हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितना भी था सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारे पास क्या क्या था, कंजुगेट और मॉडुलस था, तो उसके हमने कर लिए थे और प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर ली थी। अब मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस की हमारे पास क्या होती है, प्लस माइनस में हमारे पास क्या होता है, अलग होता है, उसमें हम जो कलेक्शन और सेपरेट अलग से नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, तो वो चीज हमारे पास, उसको मैंने कहा था कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, तो वो आज हम करेंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक करते हैं आज, वो है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल बोल सकते हो या ट्रायंगुलर बोल सकते हो इसको आप, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब हमारे पास इनइक्वालिटी आपको मैंने बताई थी कि क्या होती है। तो इनइक्वालिटी में हमारे पास सबसे पहले तो क्या है, या तो लेस देन इक्वल टू होगा, या हमारे पास लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, बस उसी को ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो उसको मैं बताने लगा हूं अभी आपको। तो फर्स्ट है हमारे पास, कह रहे कि होल मोड कर दे हमारे पास मोड ऑफ Z1 माइनस लिखना था मैंने, माइनस ऑफ मोड ऑफ Z2 लेस देन इज इक्वल टू किसके होगा, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। और ये हमारे पास किसके होगा, लेस देन इज इक्वल टू किसके होगा, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। और सेकंड प्रॉपर्टी है, दोनों को लिखने के बाद मैं समझाता हूं, Z1 मोड माइनस Z2 मोड लेस देन इज इक्वल टू किसके है, Z1 माइनस Z2। और जे लेस देन इज इक्वल टू किसके है, मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2। तो अब इसमें पहले तो आप देखो अगर, तो इसमें ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, बस सेंटर में फर्क है। तो क्या है, अगर मोड हम करते हैं प्लस का या मोड करते हैं माइनस का, तो क्या होगा वो मेरे पास कि उन दोनों के मॉडल्स अलग अलग करें तो उसके जो प्लस के हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और हमारे पास जो इनके माइनस करने के बाद जो मॉडल्स में फॉर्म आएगी तो उससे क्या होगा, वो बड़ा होगा, सेंटर वाली वैल्यू। तो ये आपने याद रखनी है, दोनों के लिए सेम ही है वैसे, तो मैंने अलग अलग करके लिख दी ताकि आपको आसानी से याद हो। अब थर्ड इसके बाद क्या है, कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर और इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। वैसे इसको हमने बाद भी करना है, चलो हम बाद में करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि दो बार हो जाएगा, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। तो अभी के लिए आपको क्या है, हमारे पास जो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है ना, वो वैसे यही दो होती है, वो और कोई करवाने लगा था मैं फार्मूला आपको। तो अभी हमारे पास इतना आपने दोनों चीज याद रखनी है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, इसके बाद न्यू टॉपिक है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब वो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, तो जो चीज एग्जाम में आई तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का अगर हम करने जाएंगे ना ऐसे, तो वो हमारे पास काफी लेंथी होता है, 2 से 3 मिनट लेता है, तो उसका मैं सीधे शॉर्टकट ही करवाऊंगा आपको। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ कि लेंथी कैसे होता है, करवाऊंगा नहीं अभी, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे होता है। अगर आप किसी को शौक को लेंथी वे से करने से कर सकता है, अदरवाइज मैं आपको अभी शॉर्टकट बताऊंगा। तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने बताया कि चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी कर रहे हैं, तो आंसर किस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है। तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे ना, तो वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। मान लो जो रियल नंबर है ना, इसका स्क्वायर रूट किया तो वो भी रियल नंबर आया। इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास क्या दिया है, रूट ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई, ये हमारे पास स्क्वायर रूट कर दिया इसका, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट में आएगा। मान लो ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। वैसे इसको इधर रखते हैं क्योंकि जनरल ये है, इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आएगा। तो मैं आपको बताता हूं अभी वो। अब क्या मान लो हमारे पास, क्या मान लो ए प्लस अयोटा बी, मान लो हमारे पास क्या दिया है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। अब इसका अगर हमने कर दिया स्क्वायर रूट, ए प्लस अयोटा बी किया, तो वो कह रहा है कि इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। तो जो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट किया तो वो भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही हमारे पास आ रहा है। लेकिन इसको करना कैसे है वो हमें पता होना चाहिए ना। मान लो ये तो हमारे पास गिवन होगा, इसको तो हमने फाइंड करना है ना। तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू पता चल जाए, वाई की वैल्यू पता चल जाए, तो आंसर निकल जाएगा ना। मान लो इधर क्या दिया है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, जो सही नहीं है वैसे, बस सपोज करके चलो, मान लो ये इसका स्क्वायर रूट करना है। अब हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 और वाई की वैल्यू 4 है। तो क्या करेंगे, 3 प्लस अयोटा 4 हुआ कुछ इसमें फर्क हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। वैसे इसको अयोटा बाद में लिखते हैं मोस्टली, वैसे आगे भी लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो वो मैं आपको शॉर्टकट अभी बताने लगा हूं कि एक्स कैसे निकालना है और वाई कैसे निकालना है।
फिर आप एक्स प्लस वाई को उसमें अजोटा ही लगाना है ना, तो वो आप लिखोगे थोड़ी ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा तो सीधा ऑप्शन टिक करना उस टाइम पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब एक्स निकालना है तो एक्स कैसे निकालते हैं और वाई कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या करना है, हमें एक्स नहीं निकालना होता, हमें एक्स की स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो अगर स्क्वायर आ जाए हमारे पास, मान लो एक्स की स्क्वायर आ गया 25, तो एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा ना, सिंपल। और आपके पास जो वैल्यू आएगी ना, हमेशा वो क्या आएगी, एक्स की स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा कि उसका स्क्वायर रूट हो सके। कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी कि जिसका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है ना। अदरवाइज तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वैलिड ही नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, जो उसके जो रूट होते हैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसलिए एक्स के स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट कर देना हमने ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, मीन्स की जो दो वैल्यू दी होगी उन दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है। फिर हमने क्या करना है, प्लस कर देना हमने रियल नंबर के साथ, ए रियल नंबर है ना, और डिवाइड कर दिया 2 के साथ। अब ये तो किसके लिए था हमारे पास, एक्स वाली रियल नंबर के लिए। यही अगर हमने वाई वाली इमेजिनरी नंबर के लिए निकालना है, उसके लिए भी ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। जहां ए प्लस किया रियल नंबर, तो जहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वही रियल नंबर को डिवाइड में 2। ये दोनों कर दिया हमने, जहां से एक्स की वैल्यू आई, सॉरी, ये हमारे पास वाई की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर वो आ गया। अब एक्स वाई भी मीन्स की जहां से आ जाएंगे, तो जहां से एक्स प्लस योटा वाई आ जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। आपका 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं यकीन तो आप एग्जाम्पल करके देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास यही है, अभी एग्जाम्पल मेरे पास है नहीं, अभी तो जब एमसीक्यू करेंगे तो तभी करवाऊंगा, नहीं तो मैं अभी करवा देता, तो गलत ना हो जाए इस वजह से। तो अब हमारे पास क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट कर लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर रूट हम कर रहे हैं ए प्लस ए ओटा बी, ठीक है, मीन्स की जहां पे प्लस है, अगर जहां पे प्लस है ना, तो इज इक्वल टू इधर जो आंसर आएगा ना, प्लस माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई, मीन्स की जो आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा, और बाहर प्लस माइनस आना है इसके। जो मैं बता दूं आपको, जहां जो आंसर आ रहा है, जहां पे भी हमारे पास प्लस माइनस बाहर आना है, तो ये प्लस माइनस दोनों आएंगे, जे नहीं कि प्लस या माइनस दोनों ही आने हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जो ऑप्शन होगा उसमें प्लस माइनस लिखा होगा। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि अगर जहां प्लस है तो आंसर जो आएगा वो भी प्लस में आएगा। और यही अगर हमारे पास जहां पे स्क्वायर रूट कर रहे हैं माइनस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कह रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा ना वो भी हमारे पास माइनस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो एक्स प्लस माइनस वाई आ गया, जो क्या भी हो गया। अब इसमें जहां पता कहां से लगेगा, अगर बी ग्रेटर देन 0 है और जहां बी लेस देन 0 है, तो यही होगा ना, ग्रेटर देन 0 तो जहां प्लस है, लेस देन 0 में इसकी माइनस में, तो जहां माइनस आ गया, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, वैसे इसको मत भी याद रखो, लेकिन जो नॉर्मल है, जो ऑब्वियस चीज है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। अगर आपको, चलो मैं बता ही देता हूं, मान लो एग्जाम्पल आप लेकर चलो, रूट 3 प्लस 4 एयोटा, ठीक है, इसका हम लेके चले 3 प्लस एयोटा का हमने रूट लेना। अब इसमें क्या आएगा, हमारे पास कह रहे कि हमने एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले एक्स की स्क्वायर क्या है, दोनों का स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16, तो ये कितना होगा 25 में, इसकी 25 का स्क्वायर रूट किया तो कितना होगा 5, तो 5 प्लस हमने करना रियल नंबर 3 अपॉन में 2, तो ये तो आ गया हमारे पास एक्स। वाई कितना आएगा, ये चीज तो सेम ही रहेगी 5 ही, क्योंकि सेम है। बाद में क्या किया, माइनस किया 3 अपॉन में 2, तो क्या आया 5 और 3 8 अपॉन 2, तो कितना 4, और ये इधर कितना आ गया 5 में 3 गए तो 2 अपॉन 2 तो 1, ठीक है। तो यही आएगा, तो क्या आ गया हमारे पास 4 प्लस अयोटा, और मुझे 1 है तो लिखना तो है नहीं कुछ, तो बस हमारे पास वाई हुई तो वही है ना, वाई की वैल्यू 1 हुई, तो 4 प्लस अयोटा हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप अब एग्जाम्पल के साथ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने इसलिए किया क्योंकि जो ट्रिपलेट होते हैं 3 4 और 5 हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं, तो उससे मैंने कर लिया, अदरवाइज स्क्वायर रूट गलत भी हो सकता, तो मैंने इसलिए नहीं करवा रहा था। तो अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि सबकी हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, किसकी, कंजुगेट से स्टार्ट हुए थे हम, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज थी, उसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे पास किसकी, स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट नहीं, हम कह सकते हैं क्यूब रूट, पहले हम करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, तो पहले करते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने कहां पे करवाया, आई थिंक मैंने मैट्रिक्स में भी करवाया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहां क्या होता है। मैट्रिक्स का आई थिंक बाइनोमियल किसी में करवाया है, मुझे याद नहीं अभी पक्का, लेकिन करवाया है। तो वही में हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है क्या, 1 ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर, यही होते हैं ना इसके 3 पॉइंट। अगर इसकी हम करें कि यूनिटी के हमारे पास रूट होते कौन से हैं, तो रूट सारे हमारे पास कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है रूट, एक क्या होता है -1 प्लस √3 अयोटा अपॉन में 2, और एक क्या होता है -1 माइनस √3 अयोटा अपॉन में 2। तो ये 3 रूट होते हैं हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अगर हम बात करें ओमेगा की मीन्स की वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू होती है।
अब हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, देख लेना स्पेलिंग आप जो बोल दिया मैंने, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, कह रहे कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो चाहे आप वैसे थ्योरी में लिख लो, चाहे मैं सीधा बता देता हूं कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चाहिए ना, इनका सम किया तो कह रहा है इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और दूसरा क्या होगा, एक सम के लिए एक प्रोडक्ट के लिए था। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या कहा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये था। जहां से अब थर्ड प्रॉपर्टी तो वो 2 से ही बन जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी से ही। जहां से क्या कह रहा है, ओमेगा अगर निकालना तो क्या हो गया, 1/ओमेगा के स्क्वायर, और ओमेगा के स्क्वायर निकालना तो क्या होगा, 1/ओमेगा। ठीक है, तो ये जहां से ही आया ना, ओमेगा है तो इसको इधर ले गए, ओमेगा स्क्वायर निकालना तो इसको इधर ले गए। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रही है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट ऑफ जो हमारे पास -1 का है ना, वो हमारे पास क्या आएगा। तो कह रहा है क्यूब रूट हमने निकालना है -1 का। ठीक है ना, -1 का क्यूब रूट होता है ना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -1 यूनिटी और ओमेगा का स्क्वायर। चलो सीधा लिख देता हूं मैं, वैसे क्या आएगा हमारे पास, -1 -ओमेगा और -ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ नॉर्मल यूनिटी ये होता है ना, अगर माइनस के साथ यूनिटी करें तो हमारे पास तीनों माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी वो। तो ये हमारे पास क्या होते, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने किया भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, और स्क्वायर रूट से हमारे पास आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन भी, तो वो हमारे लिए इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो वो चीज आपने नहीं छोड़नी है और उसको याद रखना है शॉर्टकट को। अगर लेंथी वे से करने जाओ ना, तो जब एग्जांपल आएगी ना आपको, तो मैं तब बताऊंगा कि लेंथी वे से कितना आगे जाएगा, और कम से कम वो 2 मिनट तो ले गए। तो उसको अगर करना होगा तो मैं तब बता भी दूंगा, एग्जाम्पल से होगा, दूसरा फॉर्मूले में आपको ज्यादा कंफ्यूज हो गया आप। अब इसके बाद नेक्स्ट मेन टॉपिक है आपके सिलेबस में लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्गेंट प्लेन। तो वो मैं समझाता हूँ क्या, वैसे है कुछ नहीं। आर्गेंट प्लेन हमारे पास बेसिकली उसने कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज में, इसकी कह लो कि जनरल नॉलेज मेन लेने के लिए किया है। अदरवाइज आर्गन प्लेन से हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आर्गन प्लेन डायग्राम ही होता है एक, ठीक है ना, जैसे सर्कल का डायग्राम है ना, उसका आर्गन प्लेन का एक डायग्राम होता है। तो मैं डायग्राम समझा देता हूँ आपको कि है क्या, बाकी उससे क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। वो बस हमारे पास बेसिक थिंकिंग के लिए ये है कि उससे हमें क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक हमें थोड़ी सी पता चल जाएंगी, इसलिए समझना उसको जरूरी है। तो ये हमारे पास क्या होता है। अब हम अगर करें बात रियल नंबर की, तो रियल नंबर मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, बस एक्स और एक्स डैश के बीच में, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, वाई और वाई डैश। तो जब हमारे पास वाई और वाई डैश पे पॉइंट लाई करने लगे तो उसको जो है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रूडी फिगर बोलते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर अगर पॉइंट की बात करनी है तो कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को हम लाई करते हैं, तो तब हमारे पास वो इमेजिनरी नंबर बनता है। अब इसमें क्या है, कह रहे कि इतना पॉइंट हम चले ए और इधर इतना पॉइंट चले हम बी, ठीक है। ए और बी हमारे पास पॉइंट चले हैं। अब फिर जहां पे एक्स और जहां पे बी पॉइंट, तो जहां पे जाके क्या आया, ए कोमा बी कोई पॉइंट आया। अब इसी को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जब लिखना होगा तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, ए रियल नंबर चला, अयोटा बी हमारे पास इमेजिनरी नंबर चला, ठीक है। क्या हो गया, ए टाइम वो क्या चल रहा है, रियल नंबर, और बी टाइम क्या चल रहा है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। जो वाई एक्सिस पे होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, और जो रियल एक्सिस पे होते हैं एक्स एक्सिस पे वो क्या होते हैं, रियल नंबर। तो यही बस हमारे पास डायग्राम में दिया हुआ है। ये एक्स वाला है हमारे पास, इसको भी कर लो, और ये हमारे पास वाई वाला है। तो इसको अगर हमने देखना हो कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लो, इसको पी दिया है, तो पी हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि पॉइंट आ गया ए बी कोऑर्डिनेट। और जहां से अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो वो क्या आएगा, ए प्लस अयोटा बी। तो वही मैंने वहां पे बताया आपको, बस यही हमारे पास है आर्गन प्लेन, ठीक है ना। तो इसके अलावा और है नहीं कुछ आर्गन प्लेन में, ना ही आपको कुछ करने की जरूरत है, और ना ही एग्जाम में जिस डायग्राम तो पूछेंगे नहीं, ठीक है ना, सीधी बात है। तो अगर डायग्राम नहीं आएगा तो लेकिन बेसिक नॉलेज है कि आपको समझने में ऐसे आसानी होगी क्या चीज है। अब इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म होती है, ये तो ये आर्गन प्लेन फॉर्म, ठीक है। आर्गन प्लेन फॉर्म मैंने बता दिया कि रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बनता है, आर्गन प्लेन बनता है। अब हमारे पास इसी को फॉर्म को लिखने का अलग वे होता है। जैसे मैंने कहा था कि वेक्टर में कि वेक्टर फॉर्म होती है एक हमारे पास, और एक क्या आती है, कार्टेशियन फॉर्म। इसी तरह से हमारे पास जहां पे क्या है, तो जहां पे क्या है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में भी। अब पोलर की बात की तो पोलर मैंने बताया था कि क्या मतलब उसका, कि वो सारे किस में आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स कि अब हमारे पास यूज होगा, तो रियल नंबर क्या आएगा हमारे पास, अब जहां पे आर कोस थीटा
प्लस अयोटा आर साइन थीटा। अब इसमें ये वाली वैल्यू रियल है और ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास इमेजिनरी है। और इसमें से अगर आप कॉमन निकालना चाहे तो आर कॉमन निकाल सकते हो ना, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्म बनेगी कोस थीटा अयोटा साइन थीटा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। वैसे आप ऐसे रखोगे तो आपको रियल और इमेजिनरी में फर्क पता चलेगा, अदरवाइज आप ऐसा भी लिखना हो तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है हमारे पास ई की पावर अयोटा थीटा। ठीक है, मीन्स कि जहां पे ये जो थीटा दिया है इसको बोलते हैं आर्गेंट, जब मैंने बोला था आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स कि जो एंगल ही है, जहां पे अगर अल्फा होता तो साइन अल्फा कोस अल्फा आता, और अयोटा आया साथ में तो अयोटा मीन्स कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इसलिए आया है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास इसको लिखते हैं कैसे, अगर आपने देखना चाहो तो ये तो मैंने वैसे बता ही दिया, फिर मैं बता देता हूँ। चलो एक्स हमारे पास मान लो, इसको मान लिया रियल वैल्यू को, तो वो क्या है आर कोस थीटा, और वाई हमने मान लिया इमेजिनरी वैल्यू को, तो वो क्या है हमारे पास आर साइन थीटा। तो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा दो हमारे पास दिए हुए हैं। अब इन दोनों को क्या करना, हमने मान लो हमारे पास आर निकालना है, तो आर क्या होता था, हमने सेम ही वैल्यू होती थी ना कि कंजुगेट कर, सॉरी मॉडुलस कर दो जेड का, तो जेड का मॉडुलस कर दो मीन्स की क्या हो गया एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। तो यही वैल्यू बन के भी तो निकलेगी ना, जहां से देखो आर की स्क्वायर अगर कर दे तो साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो जहां से बना के हमारे पास आर की स्क्वायर, इधर क्या हो गया एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर, इस तरह से बनेगा ना, आर की स्क्वायर बनेगा एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर, फिर इसका रूट किया तो हमारे पास क्या बन गया आर, और इधर क्या बन गया इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो यही चीज की है हमने बस। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी आप खुद करोगे एक बार ट्राई तो आपको समझ में सारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या अगर क्या है इसका मॉडुलस। ठीक है ना, वही तो हमने करना है ना, अभी मैं सारा बताने लगा हूं आपको जो एग्जाम में आएंगे फिर से क्वेश्चन। मॉडुलस का क्या बोलते हैं आर, जिसको बोलते हैं हम कि हमारे पास मॉडुलस, इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी का मतलब आर है ना, तो आर लिखा हो चाहे मॉडुलस जेड लिखा हो तो सेम बात है। ठीक है ना, आर हमारे पास होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन में, तो अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए मैंने आर लिखा है, अदरवाइज आप यही याद रखो, और एग्जाम में यही पूछते हैं मोड ऑफ जेड ही, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आर भी बता दिया आपको। अब इसके बाद हमने बात करनी है आर्ग्यूमेंट, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा कि आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं, हमारे पास एंगल ही बोलते हैं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका नाम चेंज किया हुआ है। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, एंगल मान लो, तो वो क्या है हमारे पास, मान लो थीटा दिया अगर, तो थीटा क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, कि जेड का आर्ग्यूमेंट किया मीन्स कि हमने थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू होता क्या, तो वो होता है tan इनवर्स y अपॉन में x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, थीटा अगर हमने निकालना है, इसको आप क्या लिख सकते हो अल्फा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, थीटा सेम ही बात है ना, जो अगर थीटा लिख दो तो अल्फा नहीं लिखोगे, अल्फा लिखोगे तो थीटा लिखेंगे। तो ये हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। तो ये आपने याद रखना है आर्गूमेंट का फार्मूला। और आर्गूमेंट क्या होंगे, चेंजेस हो गए, अपनी जगह से चेंज होगी। 4 तरह के आर्गूमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास पता नहीं जहाँ क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो हर क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट चेंज होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है रियल नंबर मीन्स की एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वाई की वैल्यू क्या है इमेजिनरी नंबर मीन्स की वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर वाई एक्स चेंज हो रहे हैं, वाई की वैल्यू माइनस जा रही है, एक्स की वैल्यू माइनस जा रही है, या कुछ भी, तो उसी हिसाब से हमारे पास जहां पे प्लस माइनस में आंसर भी चेंज होगा ना, तो उसी हिसाब से हमारे पास जहां पे थीटा की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे पास मतलब क्या हुआ कि थीटा की 4 वैल्यू आ सकती है, तो पॉसिबल, तो 4 आर्गूमेंट हुए ना हमारे पास। तो बाकी उसको मैं डायग्राम से आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले हम क्या कर लें, इसके प्रॉपर्टीज कर लें। ठीक है, अब हमने जो किया पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसके रिगार्डिंग हमारे पास और आर्गुमेंट, पोलर रिप्रेजेंटेशन और आर्गुमेंट दोनों सेम होते हैं हमारे पास, मीन्स की दोनों का कॉम्बिनेशन से बनते हैं अब क्वेश्चन। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है तो वो अब आपको बताने लगा, तो वो आप ध्यान दो अभी। तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, मेन आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो क्यों नहीं है डिफाइन, तो वो भी मैं बता देता हूं, पहले लिख लो। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज नॉट डिफाइंड। अब डिफाइंड क्यों नहीं है, तो मैंने अभी बताया आपको, आर्गुमेंट का मतलब थीटा, तो थीटा क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन में x। अब अगर हमारे पास दिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, मीन्स की जो रियल और ये इमेजिनरी पार्ट, तो क्या कह रहा है, अगर हमारे पास 0 दिया है तो वो नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि tan इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 0.0, तो क्या बन गया 0। तो tan इनवर्स 0 कहां पे होता है हमारे पास, सॉरी हमारे पास मीन्स की x की वैल्यू 0 आ गई ना, उसने बोला, तो अगर 0 आ गई हमारे पास तो जहां पे क्या बन गया इनफाइनाइट, तो tan इनफाइनाइट हो गया अगर हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगा
वो तो हमारे पास नॉट डिफाइन नहीं होता ना, टेन इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास कह रहे हैं कि अगर जीरो आ गया नीचे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास नॉट डिफाइन बन जाएगा, तो इसलिए हमारे पास आया वो नॉट डिफाइन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ जेड इज प्योरली रियल, ठीक है, इफ जेड इज प्योरली रियल। अब प्योरली रियल का मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, यही मतलब है ना इसका। तो देन हमारे पास कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड का होगा वो जहां तो जीरो होगा जब पाई होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास क्या कह रहा है, अब हमारे पास देखो अगर आर्ग्यूमेंट, देन पहले लिखूंगा प्योरली रियल में इसकी इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट का मतलब अब मैंने बताया ना, अगर आर हम लिख रहे हैं तो क्या है आर कोस थीटा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, यही लिख रहे हैं ना। अब इसमें जो रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है तो इसको लेकर हमने आर्गुमेंट बनाना होता है हमेशा। अब इसलिए मैंने बताया था आपको पोलर फॉर्म देनी है। प्योरली रियल है मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो मीन की साइन थीटा जीरो, तो साइन थीटा जीरो कहाँ पे होता है, जहां तो जीरो पे होता है जहां पाई पे होता है, इसलिए कह रहे हैं कि आर्गुमेंट जहां तो जीरो होगा जहां पाई होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी रियल नंबर जीरो होगा, मीन्स की कोस थीटा जीरो होगा, तो कोस थीटा कहाँ कहाँ जीरो होता है तो वो भी हमें पता है, जहां जहां जीरो होगा वहीं होगा। तो पाई बाय टू पे हमारे पास कोस जीरो होता है, ठीक है, तो वहां पे हम पाई बाय टू लिखेंगे। तो नेक्स्ट वही है, इफ जेड इज हमारे पास क्या कह रहे हैं प्योरली इमेजिनरी, अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी है देन हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड का है वो क्या आएगा, या तो प्लस या माइनस हमारे पास पाई बाय टू, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास पाई बाय टू पे जीरो होता है। तो अब यही आपको सही सीधे बताता ना, तो आपको याद रखने में कभी भूल मीन्स की भूल जाते हैं बार बार, अगर याद ना रखो तो उसको सही से। लेकिन अब आपको मैंने समझा दिया कि जब बना कैसे, तो अब आपको आई होप की समझ ज्यादा आएगा और आपको भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी नोट्स में नहीं, ये सब मिलेंगे, सीधे फॉर्मूले मिलेंगे आपको। तो अब हमारे पास प्योरली इमेजिनरी और रियल तो हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना, आर्गुमेंट है जेड वन और जेड टू, मीन्स की दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया फिर उसका आर्गुमेंट निकाला तो कह रहा है कि वो किसके इक्वल होगा, तो वो कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, उनका अलग अलग आर्गुमेंट किया, प्लस हमारे पास 2n पाई, जहां पे n बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर को, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सेम हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो मल्टीप्लाई के लिए था यही डिवाइड के लिए भी करें, अगर इन दोनों को किया। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा, जो लोग के जैसा बन रहा है, लोग एम एन क्या होता है, लोग एम प्लस 2n पाई आ रहा है बस एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या है, एम अपॉन एन क्या होता है, लोग एम और माइनस एन लोग एन, तो क्या हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। अब फिर हमारे पास साथ में ऐड क्या होगा 2n पाई, और n बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n। अब जेड की पावर n का मतलब कि जितनी पावर हो, तो लोग में अगर कोई पावर हो तो नीचे आ जाती है ना, तो आप लोग के जैसे याद करो, तो n नीचे आ गया, तो क्या बन गया हमारे पास, सॉरी लोग ही लिखने लगा था, तो क्या बन गया हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई, तो सेम वैसे ही हमारे पास आ गया। अब इसके बाद कह रहे कि इंपोर्टेड है हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट ऑफ, वैसे इसका ना आर्ग्यूमेंट ए स्मॉल भी लिख सकते हो कैपिटल, वो आपकी मर्जी है, वैसे जो एग्जाम में मोस्टली ज्यादा आता है तो स्मॉल लेटर से आता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्मॉल या कैपिटल लिखने से। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, मीन्स की इसका कंजुगेट, अगर इसका किया और इन दोनों का कंजुगेट मीन्स की कह रहे हैं ऐड किया, तो वो इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये इक्वल टू होगा हमारे पास जीरो। अब इसी तरह से हमारे पास कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट है जो हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कर दें अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड कर दें, इक्वल टू किसके हो गया, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के, मीन्स की ये तीनों इक्वल हो गए। नेगेटिव वाली वैल्यू अब मैंने यही किया था पीछे आपके लिए मॉडुलस में, मॉडुलस वाली फॉर्म में किया था, यही मॉडुलस इक्वल होता है, ये मॉडुलस इनवर्स में भी और कंजुगेट तीनों में इक्वल होता है। बस अभी आर्गुमेंट आ गया तो बार लगा दिया, 1 अपॉन जेड हो गया और माइनस का जेड हो गया। तो ये चीज याद रखनी है आपको, जे निकालने को बोले इन दोनों में से आप कोई भी निकाल सकते हो जो आपको सही लगे उस वक्त। कोई होता है हमारे पास कि जे से जल्दी निकल जाएगा, कहीं पे जे जल्दी निकलेगा, कहीं पे जे जल्दी निकलेगा, लेकिन अगर आपको पता होगा कि तीनों सेम है तो आप जो मर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो आपको उस समय लगेगा कि जिससे टाइम बच रहा है आप उसको करो, उससे जल्दी निकलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद है यही जो मैंने करवाया ना अभी, ये दो पार्ट अभी कि आर्ग्यूमेंट जेड हमारे पास 0 पाई बाय 2 वो कब होगा और पाई कब होगा। अब इसी को हमारे पास डिटेल में अगर थोड़ा खोल के मैं बताऊंगा आपको कि अलग वे से जो पूछ सकते हैं, तो वो क्या है, कह रहे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज इक्वल टू 0।
कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट निकालना है पॉजिटिव रियल नंबर का। अब रियल नंबर निकालना तो वो हमारे पास क्या कह रहा है कि जहां पर रियल नंबर क्या होगा तो यही होगा ना, रियल नंबर के लिए निकालना। प्योरली रियल मीन्स की रियल नंबर बोलना ना, प्योरली हो ना हो रियल नंबर तो है ना, तो रियल नंबर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव के लिए 0। अब यही हमारे पास नेगेटिव के लिए बोले आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तो नेगेटिव के लिए आ जाएगा पाई। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो कोज के साथ था ना, कोज 0 0, कोज पाई क्या होता है -1, कोज पाई अगर -1 होता है तो हमारे पास पाई आ गया, तो नेगेटिव के लिए आया जी। यही कह रहा आर्ग्यूमेंट ऑफ हमारे पास अगर कि ये तो हमने किसके लिए किया, रियल और नेगेटिव के लिए। अब यही आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ हमारे पास कहा कि हमने रियल नंबर, अब इमेजिनरी के लिए आ जाए। अब इमेजिनरी के लिए का मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ इमेजिनरी नंबर, जहां कह सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ ऐसे लिख सकता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा भी, यही है ना इमेजिनरी नंबर, दैट्स मीन लिखते हो जहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा भी। तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा π/2, और यही हमारे पास अगर नेगेटिव के लिए कर रहे हैं हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा भी, तो वो क्या आ जाएगा माइनस का π/2। तो यही मैंने बताया था ना अभी, तो बस वही मैंने आपको अभी खोल के थोड़ा समझा दिया अलग वे से, और ये समझ में आ गया होगा। और ये दोनों किसके लिए आएंगे, अगर b ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों अगर b लेस देन 0, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव के लिए आना है, नेगेटिव के लिए लेस देन आएगा और पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन आएगा, ठीक है ना। दोनों में लिख लेना, इसमें हमारे पास ग्रेटर देन, इसमें लेस देन, इसमें भी ग्रेटर देन, इसमें लेस देन, इस तरह से आएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। काफी इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी आपके लिए, और इसको आपने कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है ना। अब यही मैंने बताया कि आर्गूमेंट क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट होते हैं। तो वहां से आपको क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है आर्गूमेंट। एंगल अगर हम बनाना चाहें, देखो ये क्वाड्रेंट बने हैं 4। अब एंगल जहां भी बन सकता है, जहां भी कह रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल बन रहा है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, और एक आ सकता है कि कितना एंगल बन रहा है। तो दोनों ही आ सकते हैं, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, और आए भी हुए हैं अलग अलग भी और साथ में भी, ठीक है ना। तो जहां से क्वेश्चन आया हुआ है क्वाड्रेंट पे अगर आ जाए तो वो ज्यादा आसान है आपके लिए, क्योंकि उसके लिए कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं पड़ती, क्या है उसमें शॉर्टकट, ठीक है। अभी हमने क्या किया, पहले पर बता दूं आपको, पोलर रिप्रेजेंटेशन की या आर्ग्यूमेंट किया और प्रॉपर्टी कर ली हमने आर्ग्यूमेंट की, जो कि पोलर रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से होती है। अब इसके बाद हमारे पास आर्ग्यूमेंट आएंगे इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, जो मैंने बताया अभी। तो आर्ग्यूमेंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। आज हो सकता है आपका कैमरा थोड़ा सा मूव करता हुआ दिख रहा हो, अगर आपको मीन्स की लग रहा है कि फिर भी दिख रहा है सही तो बता दो मुझे, नहीं तो अदरवाइज आगे से मैं ध्यान रखूंगा, नहीं तो ऐसे ही वीडियो बनेगी नेक्स्ट टाइम से। क्योंकि थोड़ा सा गर्मी के कारण फैन पहले मैं चलाता नहीं था, लेकिन अभी ज़्यादा गर्मी हो गई है तो फिर फैन के बिना हो नहीं रहा पॉसिबल, क्योंकि टाइम चाहिए हो रहा मेरे पास फ्री। पहले मैं सुबह बना लेता था वीडियो, तो इसलिए अगर मूवमेंट हो भी रही है थोड़ी बहुत ही, अगर आप ठीक हो तो ठीक है, बता दो मुझे कि अगर कंफर्टेबल है, अगर नहीं है तो फिर बता देना, फिर मैं कर लूंगा एडजस्ट अपने हिसाब से। तो क्या है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। क्वाड्रेंट्स देख लेना आप नोट्स में। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो पहले तो करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, फोर्थ होते हैं ना, तो सभी की एक एक बार करेंगे। तो मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझ भी लगे सारा। अब मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी हमारे पास एंगल बनेगा। अब कैसे बनेगा सारा बताता हूँ। जहां पे उसने एक्स ट्रेवल किया रियल नंबर पे, वाई ट्रेवल किया इमेजिनरी नंबर पे, और जहां पे मैं क्या करता था, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर लिखता था ना, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा ले यही बनता है, और जे इक्वल टू किसके होता था, आर के नहीं इक्वल होता। तो जहां से क्या हो गया आर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में बनता था, इसलिए हमारे पास सीधा मैं जहां पे अभी आर ही लिखूंगा, समझाने के लिए मैंने लिख दिया पहले, ठीक है, आर हो गया। अब जहां पे पॉइंट जो बनता वो कम्प्लेक्स नंबर होता था, वो क्या बन गया हमारे पास, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो ये हमारे पास सारा का सारा होता है। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा सब। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स भी ग्रेटर देन 0 हुआ और वाई भी ग्रेटर देन 0 हुआ। तो अगर आपको कोई आ जाए, मान लो हमारे पास आ जाए एक्स प्लस अयोटा वाई, तो आपको पूछेगा जो किस क्वाड्रेंट पे है, तो आपने सोल्व थोड़ी ना करना है इसको कुछ, सीधा देखो एक्स वाई कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपको सिंपल क्वाड्रेंट तो सिंपल है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आई थिंक, ठीक है ना। आपको देखना है दोनों कहाँ पे पॉजिटिव है, उस हिसाब से सिंपल आपको निकल जाएगा। क्वाड्रेंट तो आ गया, अभी एंगल कैसे निकालते हो वो देखना है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड मान लो हमने निकालना है एंगल, हमने मान लिया कि वो इक्वल टू क्या है, अल्फा है। अब अल्फा मान ले तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन में x,
ठीक है, यही होता है। और ये मॉडुलस में होता है, प्लस माइनस का वैसे फर्क नहीं पड़ता। तो जहां से विच इंप्लाइज क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अभी मैं आपको जो कर रहा हूँ ना मार्क, अल्फा इक्वल टू थीटा, इसको आप याद रखो, फिर मैं सारों को कंपैरिजन करवाऊंगा, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा हमारे पास आपने याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है, जब थीटा इक्वल टू अल्फा कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, अगर एंगल थीटा लिया तो अल्फा आंसर है, अल्फा एंगल ले रहे हो तो थीटा आंसर है, तो वो कुछ भी ले सकते हो ना, जो अपनी मर्जी से लेना होता है हमने। अभी करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात। ठीक है, पहले आई होप समझ में आ गया, इसको मैं बता दूं कि जहां पे हमारे पास एंगल अभी थीटा लिया हमने, ठीक है, थीटा एंगल दे तो इस वजह से आया जी। अब इसमें हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो सेकंड में क्या है हमारे पास, अल्फा सेम ही रहा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। अब इस पूरी वैल्यू को मैंने थीटा लिख रहा हूं, तो वो जहां पे है, ठीक है, तो अल्फा हमारे पास कोई आंसर आना है, वो उसको लिख रहा हूं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। अब सेकंड की बात करो तो इसमें क्या होगा, x लेस देन 0 होगा ना, जहां पे x नेगेटिव में है, इसको थोड़ा बढ़ा लो नहीं तो, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब इसी को अगर हम देखने जाएं तो इसमें क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे, z का इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन में मॉडुलस x। क्यों होगा, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास प्लस रहनी चाहिए, x लेस देन है 0, लेस देन 0 है तो नीचे किया, लेकिन हम इसको मॉडुलस में रखेंगे क्योंकि नेगेटिव में तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने पाई माइनस कर दिया। इधर यही होता है ना, जहां पाई तक होता है तो पाई माइनस किया, मीन्स के सेकंड क्वाड्रेंट में ये किया। अब जहां से जो याद रखना है वो मैं बता देता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई माइनस अल्फा। ये याद रखो बस, आपकी थीटा हमारे पास आएगा पाई माइनस अल्फा। आपने क्या करना है, बस वहां पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी ना, हमारे पास सभी के लिए फॉर्मूला यही करना है, tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। जो आंसर आएगा फिर हमने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सेम आंसर जो आया वही रहेगा, अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट तो उसमें से पाई माइनस करेंगे, थर्ड है तो उसके लिए क्या है, फोर्थ है उसके लिए क्या है, तो वो मैं बताता हूँ अभी। अब थर्ड करते हैं, बाकी सारे कंपैरिजन करके बताऊंगा मैं आपको। अब क्वाड्रेंट यही फार्मूला बनाना है, जहां पे डायग्राम तो वो बना लेना, अगर बनाना है तो ये चीज जहां पे बन जाएगी बस। ठीक है, हेडिंग भी होगी क्लियर, चलो कोई बात नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट करते हैं अभी हम। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, फिर से अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स। अब हमारे पास देखो थर्ड में होता क्या है, तो थर्ड हमारे पास कहां पे जाता है, जहां पे x क्या है, नेगेटिव है ना, तो x लेस देन 0, y की बात करें तो y क्या है, तो y भी नेगेटिव है, दोनों हमारे पास नीचे है। तो मीन्स के अब जो मॉडुलस लगेगा दोनों के साथ लगेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसमें क्या होगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। ये हमारे पास याद रखना है, जहां हमारे पास क्या है। अब इसको अगर मैं दोबारा 1 मिनट और लिख दूंगा, अगर तो आर्ग्यूमेंट लिखना ना हमने, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ गया, माइनस पाई तो ऐसे रहा, और ये तो हमने आंसर निकालना है tan इनवर्स y अपॉन में x, तो ये जो भी होगा हमारे पास वही आएगा, इसमें माइनस पाई ऐड कर दिया बस। फोर्थ क्वाड्रेंट भी क्या है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। अब क्या है, जहां पे जे भी नेगेटिव है, जे भी नेगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव है ना, तो इसमें क्या है, x पॉजिटिव है और y हमारे पास नेगेटिव है, तो y नेगेटिव है तो y को मॉडुलस कर दिया, चाहे नीचे वाले को मत भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज दोनों को भी अगर कर दो तो वो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने लेना पॉजिटिव में ही है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड करें अगर, तो वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई। अब ऐसे आपको 4 क्वाड्रेंट याद रखने हैं ना, तो वो भूल जाएंगे। अब इसको याद कैसे रखना है तो वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, इसमें किया हमने थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, इसमें हमने किया थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, और इसमें किया थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई। अब हम इसमें बन क्या रहा है, देखो फर्स्ट और फोर्थ सेम है और सेकंड और थर्ड सेम है, कैसे है, बस माइनस का फर्क है, इसमें पॉजिटिव अल्फा है, इसमें माइनस का अल्फा है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का अल्फा आ रहा है, मीन्स की अगर पाई माइनस अल्फा करें तो इसमें माइनस ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, माइनस का पाई और माइनस वाला अल्फा क्या हो गया, पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव है, 1 मिनट, पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस ऐड कर दिया तो माइनस अल्फा प्लस सॉरी माइनस पाई प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं इसकी एक एग्जांपल, फिर आपको पूरा डिटेल में जो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है हमारे पास, मान लो हमने निकालना आर्गुमेंट और क्वाड्रेंट दोनों निकालने। ठीक है, मान लो हमारे पास पहले दिया क्या, जेड इज इक्वल टू -1 प्लस √3 अयोटा, ये हमारे पास दी है वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहे कि इसका निकालो, आर्गुमेंट निकालो, क्या बोल सकता है, आर्गुमेंट निकालने को बोल सकता है थीटा, दोनों लिख सकता है। ठीक है ना, कोई भी चीज आर्गुमेंट निकालने को हो सकता है एंगल भी लिख दे, वैसे एंगल सही नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर पे, बोल सकता है, करने का कुछ पता नहीं उनका, आर्गुमेंट और थीटा होता है वैसे।
एंगल निकालना है हमने, और क्या कह रहे हैं क्वाड्रेंट निकालो। अब क्वाड्रेंट निकालना तो वो देखो क्या कह रहा है, एक्स जहां से देखें अगर एक्स नेगेटिव मीन्स की इसमें जो थर्ड में या फोर्थ में, वाई पॉजिटिव ऊपर मीन्स की सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो जहां पे होगा, अगर आप करना चाहो तो एक बार डायग्राम बना के खुद कर लेना जहां पे, वैसे इतनी बात आपको पता होगी, ठीक है ना। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको माइंड में रखना है बस हमने। अब हमने निकालना है थीटा या अल्फा कुछ भी कर लो, तो क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन में x, तो क्या आ गया tan इनवर्स y क्या है हमारे पास √3 अपॉन में -1। तो -1 को अभी छोड़ दो क्योंकि मॉडुलस में है, तो माइनस का आप ध्यान नहीं देना, माइनस का कहां ध्यान देना है, क्वाड्रेंट फाइंड करने में बस। अब इसमें नीचे आ गया 1, तो क्या बन गया tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, √3 अगर करना है हमने जहां पे, तो √3 हमारे पास कहां पे होता है, इधर जाके क्या बन जाएगा, जब tan थीटा बन जाएगा ना, तो √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब इस √3 कहां पे होता है हमारे पास, तो √3 60 पे होता है, तो tan 60 रूट थीटा होता है, और tan हमारे पास थीटा इज इक्वल टू जे, जहां तक थीटा क्या आ गया 60 डिग्री, ये आ गया हमारे पास एंगल, ठीक है ना। अब हमने देखना था किस क्वाड्रेंट है, एंगल हम सभी में ऐसा ही निकालेंगे। अब जो फर्स्ट में हो, सेकंड में और थर्ड में, तो चेंज होगा उसके रिगार्डिंग। तो क्या था, मैंने कहा सेकंड में पाई माइनस अल्फा आएगा ना, तो अब ये हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ना, वो किसकी आई है, सॉरी हमारे पास जहां पे ना अल्फा लिखना चाहिए था उस हिसाब से। अब जो भी देख लो, अब हमारे पास क्या पाई माइनस आना है वो एंगल, तो पाई माइनस एंगल मीन्स की इसको 60, तो इसको पहले तो करेंगे आर्ग्यूमेंट में चेंज पाई वाली वैल्यू में, तो वो क्या होता है हमारे पास पाई क्या आएगा हमारे पास, पाई अपॉन 3 करेंगे ना, हाँ पाई अपॉन 3 क्या, 60 हो गया। अब पाई अपॉन 3 हमारे पास 60 आ गया, इसमें से क्या करना, पाई माइनस करना क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस 3 किया तो क्या आ गया 3 - 2 पाई अपॉन में 3, तो एंगल आ गया हमारे पास ये, और आर्गुमेंट क्वाड्रेंट आ गया सेकंड, ठीक है। यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो पाई/3 ही आंसर था, यही थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो क्या आता, माइनस का पाई आता ना, तो क्या आता -पाई/3, तो कितना हो जाता, माइनस का 5 पाई/3, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि चेंजेस कैसे होने, ठीक। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा आप रिवाइज करना, इसको दोबारा वीडियो को देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा पक्का। फर्स्ट टाइम हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो, और थोड़ा मैं बोलता भी तेज हो, तो आप स्पीड भी कम कर सकते हो, सॉरी यूट्यूब पे ऑब्जेक्ट भी हमारे पास ऑप्शन होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, आपको एग्जाम में आया हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, और सिंपल जो थ्योरम पूछी भी हुई है, तो सीधा हम थ्योरम में लिखते हैं, स्टेटमेंट ही है वो तो याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब इसकी आपको स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी है, तो वो ये ध्यान रखना आपने कि कौन सी अरिथमेटिक और कौन सी अलजेब्रा है। तो वहां पे क्या था, n ग्रेटर देन होता था, तो कहते थे कि हम यूनिक फैक्टर वहां से निकलेगा, तो वो हमारे पास क्या होता था, अरिथमेटिक का होता था। अब इसके स्टेटमेंट देख लो पहले, स्टेटमेंट ही याद रखनी, स्टेटमेंट दी होगी आपने, बस ये देना है कि फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा अरिथमेटिक कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो वो आपने वहां से बताना होता है। तो ये क्या है हमारे पास, एवरी नॉन जीरो को वैसे भी लिख सकता है कि मान लो दे दे कि हमारे पास ए कोई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी है, तो घुमा के कुछ भी लिख सकता है। तो नॉन जीरो सिंगल वेरिएबल, एवरी नॉन जीरो सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n एंड डिग्री दी है हमारे पास विद कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, आपको कॉम्प्लेक्स से पता चल जाएगा कि उसके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आता है हमारे पास अलजेब्रा का। तो ऑफ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी एग्जैक्टली n रूट्स, ठीक है। क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है एवरी नॉन जीरो सिंगल वेरिएबल, कोई भी हमने नॉन जीरो सिंगल वेरिएबल लेना, मान लो एक्स ले लिया, कोई नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो नॉन जीरो सिंगल वेरिएबल ले रहा है, कह रहा है कि उसकी पोलिनोमियल बनानी है हमने n डिग्री तक, मीन्स की x की पावर n बनाना है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, वो हमारे पास अयोटा की फॉर्म में आनी चाहिए, तो काउंटेड विद द मल्टीप्लिसिटी एग्जैक्टली n रूट, तो कह रहा है उसके जो रूट आएंगे वो भी कितने होंगे n, मीन्स की जो x इज इक्वल टू वैल्यू आएंगी, मान लो एक्स की स्क्वायर दिया है तो रूट क्या आएंगे 2, तो क्या मान लो एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस का 2, स्क्वायर था तो रूट 2 है। इसी तरह से कह रहे हैं एन है तो एन रूट है, अब एन रूट निकालने नहीं जाएंगे क्योंकि एन रूट हमारे पास इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू हम जितनी मर्जी रख सकते हैं ना, हमारी मर्जी है, तो वो नहीं जाना आपने, बस ये याद रखना है कि एन रूट है अगर हमारे पास,
n डिग्री है तो n रूट बन रहे हैं उसकी, अगर 2 डिग्री है 2 रूट बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात कह रहा है सॉरी, हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम की, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, सोल्यूशन निकालेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एक बार, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डाला हुआ, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। बाकी ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत है, इसको भाई रख लो याद, मीन्स की इसकी अगर करना जाए तो डिटेल में काफी कुछ आ सकता है, और सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आया हुआ एक बार। तो क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की सोल्यूशन निकालने हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से होती है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी तरह से ना इसके क्वाड्रेटिक हम बना सकते हैं ना। तो कैसे होती है क्वाड्रेटिक, बी की स्क्वायर माइनस 4ac होती है ना हमारे पास, लेस देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो वहां से तो रूट निकल जाते हैं, वो निकलते हैं रेयर रूट। अगर ये लेस देन 0 तो तब हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर में चली जाती है, इतना पता होगा आई होप सबको। तो जहां से एक्स की जो वैल्यू निकलेगी तो वो क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ये नंबर होती है रियल नंबर के लिए, ठीक है। अब यही अगर कम्प्लेक्स नंबर के लिए आ जाए, वैसे तो इससे कम्प्लेक्स नंबर भी सोल्व हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर हम अलग वे से लिखना चाहें, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो 4ac माइनस बी की स्क्वायर और योटा अपॉन में 2 है, तो ये हमारे पास आएगी, ठीक है। तो इसको तो अब आप क्रैम करो या कुछ भी करो, याद रखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला ही है। सॉरी, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री है कम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। आपने ज्योमेट्री वैसे तो की होगी, अगर नहीं की है तो चलो देख लेते हैं इस बार फिर। अब आएगी हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की। ज्योमेट्री का मतलब कि हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ज्योमेट्री में आता क्या है कि जैसे लेंथ होगी, डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम होगी, वो सारा हमारे पास ज्योमेट्री में होता है ना। तो वो सारी की सारी चीजें करेंगे कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में वो कैसे यूज होती हैं। हमने 2D 3D फिगर की है ना वहां, लेकिन वहां पे जो आंसर आते थे वो रियल नंबर में आते थे। तो वही चीज हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर भी आ सकती है ना, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, फॉर्मूले सेम है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकॉल करवाना पड़ेगा क्योंकि उसके वेरिएबल सेम नहीं होंगे। जैसे हम a प्लस बी की होल स्क्वायर करते थे ना, तो वहां पे a की जगह क्या आएगा, z प्लस z1 या z प्लस 2, ठीक है। तो उस तरह से आएंगे, तो एक बार कर लो क्योंकि एग्जाम में आगे तो आप पजल हो सकते हो अदरवाइज, अगर नहीं बताया मैंने तो। अदरवाइज एक बार करोगे तो आपको सिंपल याद हो जाएगा। अब देखना आपको, तो डिस्टेंस का फार्मूला, अगर डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है क्या है, अगर मान लो ये एक पॉइंट जहां नॉर्मल दिया हो, तो इसके हम कोफिशिएंट को माइनस करके स्क्वायर रूट करके स्क्वायर करते थे ना, तो वही हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है, z1 माइनस z2। कह रहे किसका हमने क्या कर देना, मॉडुलस कर देना है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। z1 और z2 अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए तो उनका डिफरेंस कर देना है, तो वही डिस्टेंस होगा। मीन्स की हाई में से माइनस कर दें, अगर ये 10 है, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ तो 10 माइनस 0, चाहे 0 माइनस 10 भी कर दे अगर मॉडुलस डाल दिया तो, ठीक है ना। तो दो वैल्यू को अगर हमने डिफरेंस कर दिया, इसी को हम रेंज भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो, वो भी हम करेंगे आगे। अब हमारे पास ये दिया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने किया था लाइन सेगमेंट का, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट का आपने किया था, लाइन सेगमेंट का फार्मूला कि हमारे पास किस तरह से डिवाइड करते हैं लाइन को। अब डिवाइड करते थे वो रियल नंबर को, लेकिन यही हम किसको कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं ना। तो वो क्या आएगी, z इज इक्वल टू क्या आएगी, m ऑफ z2 माइनस n ऑफ z1 अपॉन में m प्लस n। z इसलिए लिखा क्योंकि जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। ये किसके लिए थे, हमारे पास इंटरनली कर रहे हैं अगर हम, ठीक है ना। यही हम एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, इंटरनली के लिए बोला जाए। यही अगर एक्सटर्नली करेंगे हम तो वो क्या आ जाएगा, माइनस में चले जाएगा, तो कम्प्लेक्स में आंसर आएगा। तो क्या z ऑफ m ऑफ z2 माइनस z1 n, या पहले लिख लो कोई फर्क नहीं है, वो तो m माइनस n, ठीक है। तो ये फार्मूला एक बार आपको रीड किया होगा तो आपको याद रहेगा, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद अब करते हैं हम नेक्स्ट। क्या मान लो हमारे पास दिया है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और इसमें से एक क्वेश्चन आया, वो मैं बता दूं आपको। तीन जो दिए हुए इसमें से एक का आया है, पता नहीं किस में से आया है,
वो बता देता हूँ कौन से पहले। ये पहले करते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो जनरल इक्वेशन कह रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की मैंने 5 फॉर्म बताई थी आपको इक्वेशन लिखने की। तो जनरल इक्वेशन है जो इसकी स्ट्रेट लाइन की, वो मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होगी। तो अगर हमें इसमें करनी है तो क्या होगी, अल्फा बार जेड प्लस अल्फा ऑफ जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जिसमें आर हमारे पास, सॉरी अल्फा हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 और आर हमारे पास क्या दिया है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज है। इस फॉर्म को आपने याद रखना है पूरी की पूरी को, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कम्प्लेक्स नंबर पे। तो इसको आप स्ट्रेट लाइन जहां लिखा है वहां पे चाहे लिख लेना कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ठीक है, होता क्या था वैसे नॉर्मल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यही होता था ना। तो यही है हमारे पास। अगर आप देखो तो ए ऑफ एक्स, तो एक्स मान लो हमारे पास क्या आ गया, जहां पे मान लो एक्स वाली वैल्यू ये है, वाई वाली क्या होगी उसके ऑपोजिट, तो जिसका कंजुगेट कर दिया हमने तो वो क्या होगी वाई वाली, और जे आर हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है, ये मान के चलो क्योंकि 0 नहीं होगा वो। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया जी, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यही हमारे पास इक्वेशन किसकी आ सकती है, सर्कल की भी आ सकती है। तो मान लो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें हमारे पास सेंटर और हमारे पास रेडियस होता है ना। तो मान लो विद सेंटर हमारे पास क्या दिया है, तो जेड नोट, क्योंकि सेंटर पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। और रेडियस क्या दिया है हमारे पास, आर मान लो, तो आर को हम आर भी लिख लो चाहे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, रेडियस लिख लो जहां पर रेडियस इज इक्वल टू आर ही है। तो अब हमारे पास क्या आएगा इसका, तो जो सिंपली मैंने बताया था जेड माइनस क्या आता था पॉइंट, तो पॉइंट क्या आ गया सेंटर जेड नोट इज इक्वल टू आर। तो सिंपल ही है। ठीक है ना, तो है ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा ना एक बार। अब क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सर्कल की जनरल इक्वेशन आपको लग रहा होगी ऐसी है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको यही कंफ्यूजन करेगा। वो क्या करेगा, जहां पे कंजुगेट कर देगा, जहां पे एक लिटिल सा भी चेंज आएगा तो चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ा होगा तो तभी आपको रहेगा याद। वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की निकालनी तो क्या होगा, जेड जेड बार, इसके बाद बी जेड बार, इसके बाद बी बार जेड, और इसके बाद सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। एग्जाम में आपको आई थिंक स्ट्रेट लाइन या सर्कल इन दोनों में से एक ही इक्वेशन पूछी हुई है, तो इसलिए मैंने जितनी भी रिलेटेड बनती थी ज्योमेट्रिक इक्वेशन सारी ही आपको बता दी कि कोई भी पूछ सकता अगर एक है। ठीक है ना, तो डिटेल में नोट्स बने हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर पैसे दिए हैं आपको तो वसूल होंगे वो पैसे पूरे पूरे, आपको ले नहीं लगेगा कि वेस्ट हुए हैं आपके पैसे। ठीक है, बाकी इतने कम में कोई देता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स रिलेटिव है तो उसको भी बताओ ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। नेक्स्ट बैच नहीं तो इतने पैसों में नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 बैच है मेरे 6000 में गए हैं। अभी बच्चे काफी बोल रहे थे तो मैंने कहा कि चलो एक करवा देते हैं, बैच लगा देते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन हमारे पास सर्कल की है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कह रहा है कि हमारे पास ट्रायंगल अगर दिया है, इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्रायंगल दिया, तो उसके लिए क्या इक्वेशन है, इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटर। तो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, अगर मैं बता दूं आपको तो इसमें क्या है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा, Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा आपको सारा का सारा। ये हमारे पास क्या इक्विलेटर होगा अगर ट्रायंगल, तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल होगी। ठीक है ना, ये आई थिंक आपको मास्टर के अड्डे में नहीं आया, लेकिन ये आई थिंक जेई में क्वेश्चन में आया है, या जेईट में या आईआईटी कहीं पे आया है, पक्का आया हुआ है, पता नहीं अब कहाँ पे आया, नीट पे आया हो या कहीं पे, क्योंकि मैं सभी की तैयारी करवाता हूँ। तो अगर किसी ने वो भी करनी हो तो पूछ सकते हो। तो ये हमारे पास था अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटर का। अब इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ लेना वहां से अगर करना होगा, लेकिन आपके मास्टर कैडर के इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़नी होगी तो पढ़ लेना। 1-2 चीजें हैं हमारे पास जो वैसे याद रखने वाली है, तो आप सीधी कर लेना याद करना होगा तो। इसके बाद हम करते हैं रोटेशन थ्योरम है हमारे पास एक। ठीक है, तो वो करते हैं अभी रोटेशन थ्योरम, वो भी आई नहीं है वैसे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि 2 बार एग्जाम हुआ है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकता है कि 2 बार में ना डली हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है जी, रोटेशन थ्योरम। तो रोटेशन थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, कह रहा है कि Z2 इज इक्वल टू Z1 e की पावर आयोटा थीटा। तो यही है, बस इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आपको पता है, लेकिन अगर यही पूछ ले आपको कि ये क्या है, तो रोटेशन थ्योरम मीन्स की बाकी आपको क्या आएगी, थ्योरी बाकी आपको सारी समझ में आएगी। अब इसके बाद आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है ना, वो है पावर सीधी।
तो पावर सीरीज वैसे अगर हम देखने जाए तो सारा बीएससी का काफी लेंथी चीज है और वहां से क्वेश्चन कोई नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। तो जो बेसिक नॉर्मल सी मुझे लग रहा है कि चीजें आ सकती हैं, क्योंकि पावर सीरीज में बस फार्मूला ही है। जैसे आप कह सकते हो ना कि हमारे पास सिंपल क्या होता है, आइडेंटिटीज होती हैं। तो आइडेंटिटीज में क्या फार्मूला ही हम यूज करते हैं ना। तो एग्जाम में हम जिस तरह से मर्जी फार्मूला करें तो हमें फर्क नहीं ना पड़ता कोई कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आंसर से मतलब है हमें ऑब्जेक्टिव में। तो उसी तरह से हमारे पावर सीरीज में फार्मूले ही होते हैं। तो वो फार्मूले जितने हैं मैं आपको करवा देता हूँ, कोई 10-12 फार्मूले आई थिंक, तो वो आप याद रख लो। बाकी पावर सीरीज है नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। तो वो करते हैं हम पावर सीरीज। अब पावर सीरीज के फार्मूले जैसे मैंने अभी बताया वो सारे के सारे क्या होंगे, पोलर फॉर्म में ही होंगे, ठीक है ना। और जिसको हम क्या बोलते हैं, एक डी मोवियस थ्योरम भी बोलते हैं। तो पहले मैं डी मोवियस थ्योरम करवाता हूं आपको, फिर आपको पावर सीरीज का समझ में आएगा। तो एक मिनट, ठीक है। क्या है हमारे पास, डी मोवियस। अब डी मोवियस थ्योरम आपने और भी कहीं देखी होगी अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से। तो डी मोवियस थ्योरम क्या है हमारे पास, कह रहा है कि जो हमारे पास ट्रू किसके लिए होती है, आर रियल नंबर के लिए। ट्रू फॉर आर रियल नंबर, रियल नंबर के लिए ट्रू है। लेकिन हम किसकी बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखते हैं उसको, सिज थीटा। अब सिज में क्या है, सी कोज है और एस क्या है हमारे पास, साइन है, और बीच में क्या है, अयोटा है। तो इसको हम लिखते हैं क्या है, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब आपको पता है अगर इसी के साथ ही हम आर लगा दे तो वो क्या बन जाता है, ई की पावर अयोटा थीटा, जब भी लिखते हैं इसको। तो वो सारा के सारे कनेक्टेड चीजें हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे पास ई की पावर अयोटा थीटा भी लिख सकते हैं, सी थीटा। सी थीटा इक्वल टू इसके और जे इक्वल टू इसके, ठीक है। अब इससे फॉर्मूले जो याद रखने तो वो याद रखो, बस यही है डी मोविस थ्योरम की, ये हमारे पास है डी मोविस थ्योरम। अब आगे फार्मूले देखो पावर सीरीज के अंदर, ठीक है। तो सिज जीरो बोल रहा है कि कितना होगा। अब सिज जीरो का मतलब क्या है कि को जीरो साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो ही होता है, को जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो बस यहां से क्या आ जाएगा, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। इसको आप सीधा भी याद रख सकते हो। इसके बाद क्या है, सिज पाई। तो सिज पाई का मतलब क्या है, कोस पाई साइन पाई, साइन पाई जीरो, कोस पाई कितना होता है, -1। तो -1 + 0 इज इक्वल टू -1। इसी तरह से सिज क्या आएगा, π/2। अब π/2 आपको पता है, जे π/2 0 और जे π/2 की इतना हो गया 1। तो ये हमारे पास, सॉरी अयोटा भी आएगा ना साथ में सॉरी इसके साथ अयोटा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, अयोटा। अब यही सिज क्या आ जाए हमारे पास, माइनस का π/2, माइनस का आया तो सीधी बात है कि माइनस का अयोटा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक और चीज है जो सिज θ1 सिज θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिज ऑफ θ1 θ2 कंबाइन, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। और क्या है हमारे पास कि अगर 1 सिज थीटा कर दें तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सिज ऑफ माइनस थीटा, कि माइनस का एंगल चला जाएगा तो वो रेसिप्रोकल चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिज ऑफ θ1 में सिज ऑफ θ2। जो फार्मूले है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, फार्मूले सिंपल ही होते हैं, ठीक है ना। बाकी करूंगा तो फिर आपको ज्यादा टिपिकल लगेगा, तो आप कहोगे तो इससे अच्छा है कि याद रख लें। तो इसलिए पहले मैं कर रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट हो तो सीधा आप याद रखो इस चीजों को बस, ठीक है। तो जैसे θ1/θ2 क्या हो गया, θ1 - θ2। तो ये थे हमारे पास 2-4 रहेंगे और वो भी कर लेते हैं, बाकी नोट्स में मिल जाएंगे आपको। कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो जरूरत नहीं है। मेन जो है मैं सारे करवा रहा हूँ, आप वीडियो वाले करो जा तो वो आपके लिए सही होगा। इफ n बिलोंग्स टू z, n हमारे पास बिलोंग कर रहा है z को, मीन्स की z का मतलब क्या होता है, इंटीजर ही ना। तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि सिज थीटा, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, कोस थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा। प्लस माइनस मीन्स की प्लस के लिए भी सेम और माइनस के लिए भी सेम, तो मैं दोनों एक साथ लिखना हूं। इसकी पावर n कर दें अगर, तो क्या बन जाएगा, कोज ऑफ n थीटा प्लस माइनस अयोटा ऑफ साइन n थीटा। अब यही मैंने आपको मैट्रिक्स में भी करवाया था कि अगर हमारे पास वो क्या हो, डायगोनल आइडेंटिटी हो, तो उसकी पावर कुछ भी कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, थीटा के आगे वो पावर आ जाती है। तो वही की n थीटा और साइन n थीटा। प्लस है तो जहां पे प्लस, माइनस है तो जहां पे माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस इधर प्लस माइनस, ठीक है ना। अगर कहीं पे प्लस माइनस इधर माइनस प्लस, तो इसका मतलब कि जहां प्लस है तो जहां माइनस होगा, जहां माइनस तो जहां प्लस होगा। इस तरह से होती है वो चीज। तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट है, कह रहा है कि अगर हमारे पास इफ n बिलोंग्स टू करे q। अब q क्या होता है हमारे पास, तो q क्या होता है हमारे पास, रैशनल नंबर, आपको पता होगा। तो देन क्या कह रहा है हमारे पास कि कोस, वेट, तब क्या होता है हमारे पास कोस n थीटा
प्लस अयोटा साइन एन थीटा, साइन एन थीटा, हाँ ठीक है, कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा कह रहे कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ हमारे पास होगा कोस, चलो मैं लिख देता, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर एन। कह रहे कि इसको हम जब सोल्व करें, मान लो जहां पे दिया है एक्स प्लस वाई की स्क्वायर, तो इसको जब हम सोल्व करने जाते हैं तो क्या बनता है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ही बनता है ना। तो कह रहे कि ये वन जो वैल्यू है, ये क्या है हमारे पास पूरी इसी वैल्यू का ही पार्ट है एक। तो इसी तरह से इसमें चाहे 10 आ जाए, 100 कुछ भी आ जाए, तो n आ जाए, तो उसमें जो एक वैल्यू आई है, तो कह रहे कि ये वैल्यू है जो ये इसी का पार्ट है, इसमें से कोई एक का पार्ट होगा। तो जहां से आपको रिलेट करके समझ में आया होगा। अब जो आगे लिखने वाला है ना, दोनों फार्मूले को दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और आई थिंक एक पूछा भी गया है शायद। तो कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा तो होता है ना, लेकिन अगर हम लिख दे जहां पे फाइव, इसकी एंगल चेंज किया हमने, इसकी पावर एन कर दे, तो कह रहे कभी भी इक्वल नहीं होता हमारे पास कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन फाइव, ठीक है ना, कि हमने इसको तो सेपरेट कर दिया था कि थीटा सेम था, एन तो कोस थीटा और साइन एन थीटा। कह रहे अगर एंगल चेंज हो तो वो सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। और एक कब नहीं हो सकते सेपरेट, अगर कह रहा है हमारे पास साइन थीटा प्लस माइनस अयोटा, जहां भी माइनस कर दो अगर करना है तो, प्लस माइनस अयोटा कोस थीटा की पावर एन भी नोट इज इक्वल टू किसके होता है, साइन एन थीटा प्लस माइनस अयोटा कोस एन थीटा। अब आपको होगा कि ये तो कोस साइन ही फर्क है। अब देखो इसमें क्या था, कोस वाली जो वैल्यू थी वो रियल थी, इसमें साइन वाली वैल्यू रियल आ गई है, और कोस वाली वैल्यू क्या है, इमेजिनरी। तो उसको हमने अलग अलग सेपरेट करना है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। रियल वैल्यू हमेशा कोस रहेगी और हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू हमेशा साइन थीटा के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा नहीं है तो मीन्स की वो हमारे पास गलत है, इन दो इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक दो थ्योरम और है। एक थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है क्या है, ईलर थ्योरम, ठीक है। तो उसकी स्टेटमेंट है, जो सीधा फार्मूला है एक हिसाब से, तो वो याद रख लो, ईलर थ्योरम। अब ईलर थ्योरम क्या होती है, यही इसी फॉर्म को हम बोलते हैं ईलर थ्योरम। ई की पावर अयोटा थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अगर ये इक्वल है हमारे पास दिया हो तो इसको बोलते हैं हमारे पास कि ये क्या है, ईलर थ्योरम। और जो मैंने इसको पहले करवाई थी आपको पावर सीरीज में डी मोवियस, तो उसमें क्या था, सिज वाला था। अगर सिज की बात आ रही है, CIS या अयोटास, तो वो हमारे पास क्या है, डी मोवियस थ्योरम है। ईलर थ्योरम है तो ये सिंपल हमारे पास इस तरह से, ठीक है ना। बाकी हमारे पास इसी को हम ये भी लिख सकते हैं अगर बात करें, लेकिन हमारे पास थ्योरम अलग हो जाएगी ना फिर। हमारे पास इक्वल टू जे भी होती है, और यही हम करें तो ई की पावर जेड अगर हम कर दें तो वो क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस अयोटा वाई, यही होगा। जेड का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस अयोटा वाई। अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर सेपरेट करें ई की पावर एक्स और ई की पावर अयोटा वाई। अब इसमें से अगर देखें ई की पावर एक्स तो ऐसे था, ई की पावर अयोटा थीटा हो तो क्या आ जाता था, कोस थीटा अयोटा साइन थीटा। तो अब क्या आ सकता है जहां पे, फिर कोस वाई प्लस अयोटा साइन वाई हो सकता है ना। यही थीटा की जगह वाई है तो वाई कर दिया हमने। तो ये हमारे पास यही कह रहा है कि ई की पावर जेड इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है वो चीज, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये चीज आप रख लो। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ट्रांसीडेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोला फंक्शन, ये आपके एग्जाम में बोले गए हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे हम काफी फंक्शन है, 4 फंक्शन है, और उसके फिर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज भी है, हाइपरबोला फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, वो सारे के सारे फंक्शन है, वो फंक्शन करेंगे। और उसके बाद थोड़े से आपके शॉर्टकट रह जाएंगे और एक दो टॉपिक और है, ठीक है। तो आज एक वीडियो में तो पूरा हो नहीं पाएगा फिर भी वो, क्योंकि वो आधे घंटे से ज्यादा ऊपर तो जाएगी वीडियो। अगर 10-15 मिनट होती तो मैं इसी में फिनिश कर देता, तो इस वजह से 2 पार्ट्स में आई थिंक खत्म नहीं होगा, तो एक और लेंगे हम वीडियो, क्योंकि समझाना डिटेल में। हमने ये नहीं देखना कि एक वीडियो या 2 वीडियो में फिनिश करना है। अगर आपने पैसे दिए तो मेरा भी है कि अपनी तरफ से मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊं, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप बस खत्म करने की करूं, तो ये मेरा कभी भी मोटिव नहीं होता। तो 2 पार्ट हुए, एक पार्ट और लगेगा, और जो ज़्यादा नहीं होगा, आई थिंक 30 मिनट की वीडियो एक और बनेगी। तो उसमें हमारे पास आएंगे जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं, और कुछ हमारे पास फार्मूलेज हैं जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो उसको आपने कभी मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें शॉर्टकट में सारे बताऊंगा जितने भी हैं, क्योंकि अगर सीधा शॉर्टकट बताता समझ नहीं आता, तो अभी मैंने सारा का सारा समझाया है, अब उन सभी के शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 आधा उससे पूछा गया, बाकी कवर है। अगर मान लो एग्जाम में इससे आए थे 6 क्वेश्चन आई थिंक आए हुए हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन मान लो आपके कवर हो गए, 2 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, उतना सिलेबस रह गया। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, या कोई वैसे लेना चाहता है, टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, अकेला नोट्स लेना चाहता है, बाय करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो आप मुझे इस नंबर पे उसको दे सकते हो और कॉल कर सकता है वो।
बाकी कोई फ्रेंड रिलेटिव है तो उसको बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो सारे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना भी है नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी लास्ट वीडियो में नोट्स के साथ आपको जो PDF होगी वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।